हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूर्वावलोकन सीरीज का यह थर्ड वीडियो है और उसमें मैं एंशिएंट वीडियोस में 2 पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री कवर किया हूँ और अब हिस्ट्री और साइंस साथ में लेके चल रहा हूँ। तो साइंस में फर्स्ट वीडियो जो आएगा वह बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट होगा। बायोलॉजी शायद 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जितना ही इम्पोर्टेंट साइंस है उतना इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है और बिहार स्पेशल हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर अगर आप करके जाते हैं तो निश्चित तौर पे सफलता का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे आप। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से। फर्स्ट क्वेश्चन इज जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो वह है आनुवंशिकता और विविधता का। सेकंड क्वेश्चन है आनुवंशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो वह आनुवंशिकी को संदर्भित करता है। मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह वंशागति ही कहा जाता है, इनहेरिटेंस। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो वह आनुवंशिकी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? ऑर्निथोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? वह है पक्षी विज्ञान। प्राणी शास्त्र की यह एक प्रमुख शाखा है। पोमोलॉजी किससे संबंधित है? तो वह है फलों से। पोमोलॉजी फलों से संबंधित साइंस का पार्ट है। प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या है? वह है पादप कार्यिकी। प्लांट फिजियोलॉजी हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? वह है ऑस्टियोलॉजी। ध्यान रहे, यह कई बार चीज़ें रिपीट करता है इन क्वेश्चंस को, तो यह पीवाईक्यू आपको मदद करेगा। और अगर रिपीट नहीं भी करेगा तो उसमें कोई एक स्टेटमेंट ऐड करेगा, तो उसमें आपको छांटने में या फिर एलिमिनेशन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो इसलिए पीवाईक्यू इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जैव विकास। जैव जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? वह है उत्परिवर्तन। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम कब हुआ था? वह लगभग 2000 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। लगभग 2000 मिलियन ईयर एगो। आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? तो वह क्रो मैग्नन मनुष्य जो है वह आधुनिक मनुष्य का पूर्वज है। विकास का कारण क्या है? पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक चयन। यह डार्विन की जो थियरी है वो पढ़ेंगे तो पूरी चीज़ें समझ में आएगी, पर यहाँ पे उतना स्टडी करना आवश्यकता नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि जो साइंस का लेवल बढ़ाता जा रहा है, जैसे मैं आप एडीओ के क्वेश्चंस को देखे होंगे, उसमें कहीं ना कहीं और एग्ज़ाम्स के तुलना में, इवन वीपीएससी के तुलना में भी उसका लेवल कुछ ज़्यादा ही था। इस वजह से साइंस, अभी तो हम घटना चक्र देख रहे हैं, उसके बाद हम साइंस डिटेल्स में समझेंगे। वो पूरा फिजिक्स हो, काइनेमेटिक्स हो, मैकेनिक्स हो, और इन सब चीज़ों का जो न्यूमेरिकल्स स्तर पे है, जो फॉर्मूला स्तर पे है, क्योंकि अब वो पूछ रहा है। वो देख रहे हैं कि एसएचएम पूछा था, सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा था, सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो ये सब पूछ रहा है, तो इन चीज़ों को हमें पढ़ना ही होगा। तो आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? यह एक जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का प्राणी है? तो टोड उभयचर वर्ग से संबंधित हैं, जबकि मगरमच्छ सरीसृप और मछली पीसीज वर्ग से संबंधित है। अतः यह तीनों गर्म खून के प्राणी नहीं हैं। विकल्प ई सही है।
पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतक वेस्कुलर टिश्यू की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वह थे एपीडी कॉन्डोल। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? शैवाल और कवक। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। दोनों को फायदा होता है, एक दूसरे को भोजन देता है, वह दूसरे को शेल्टर देता है, तो वह स्थिति को म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। निम्नलिखित में से संवहनी पौधों को चुनिए। फर्न, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है। माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है जो कुछ कवकों, फफूंदों और उच्च पादपों की जड़ों के बीच बनता है। इस सहजीवी संबंध में पौधों को विशेष रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन एवं अन्य सूक्ष्म खनिज तत्वों के अवशोषण में वृद्धि का लाभ मिलता है। माइकोराइजा युक्त पौधों को जड़ जनित रोगों तथा कुछ हानिकारक मृदु सूक्ष्म जीवों से सुरक्षा मिलती है। ये दलहनी फसलों में ज़्यादातर मिलता है। निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण है डायटम। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो वह है निश्चित तौर पे आर्थ्रोपोडा। संघ इकाइनोडर्मेटा के लिए क्या सत्य है? तो इनमें एक से ज़्यादा सत्य है। जैसे संघ इकाइनोडर्मेटा विशेष रूप से समुद्री जीव हैं। वे बहुकोशिकीय उपस्थित जीव हैं जिनमें अच्छी तरह से विकसित अंग प्रणालियां होती हैं। अधिकांश इकाइनोडर्म का आकार तारे जैसे होता है तथा ये बेलनाकार होते हैं। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तथा इसमें साइलोमिक गुहा होता है। इनमें विशिष्ट जल संवाहक नाल तंत्र भी होता है। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन है? तो वह केंचुआ है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वह है माइकोप्लाज्मा। कवक पौधों में नहीं पाया जाता। पर्णहरित, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती। मधुमक्खियां कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानती हैं? गंध से। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनधारी मैमल्स में। मेंढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण हैं? अनूरा। बायोफ्राइट में बीजाणु मृत कोशिका होती है द्विगुणित। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, वह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसका नाम है कोशिका। जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है? वह निश्चित तौर पे कोशिका है। सेल, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता? वह है वायरस। शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई थी जिसका शाब्दिक अर्थ विष या चिपचिपा तरल पदार्थ है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। सामान्यतः विषाणुओं में एंजाइम अनुपस्थित होता है तथा किंतु विषाणुओं में यथा रेट्रोवायरस आदि में कुछ एंजाइम पाया जाता है। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक एसिड के खंड हैं। विषाणु पोषक कोशिकाओं से बाहर न तो कोई जैव क्रिया कर सकते हैं और ना ही इनका द्विगुणन हो सकता है। लाइकेन, जीवाणु तथा शैवाल में भी एंजाइम उपस्थित होता है, तो इसलिए ई ऑप्शन सही है। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ वह है जल। निम्नलिखित में से डैश आम के पौधों और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है? तो वह कोशिका झिल्ली। प्लांट एंड एनिमल दोनों में।
पर सेल वॉल केवल प्लांट में होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह है वे विभाजित करने की क्षमता खो देते हैं। पौधों एवं पशु कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किस संरचनाओं से स्पष्ट होता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। इसी से आप प्लांट और एनिमल में आप अंतर कर सकते हैं। आपको खास आश्चर्य होगा कि कई बार चीज़ें होता है कि जो क्लोरोफिल के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि पौधा है, लेकिन आश्चर्य आपको यह होगा कि हरा तो मशरूम नहीं होता, पर उसे आप कैसे कहेंगे? क्योंकि उसमें सेल वॉल पाया जाता है, इसलिए वह प्लांट है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है? तो वह UAA, यह 71st में आया था। mRNA से संबंधित यह क्वेश्चन है। UAG तथा UGA, अतः दिए गए विकल्पों में से UAA ही नॉन सेंस स्टॉप कोडन है, शेष सेंस कोडन है। मेंडल में के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? लैंगिक जनन पर। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्वप्राकृतिक के योग्य बनाता है? वह DNA और RNA दोनों की उपस्थिति। DNA की खोज किसने की थी? जेम्स वॉटसन एंड फ्रांस क्रिक। यह एक गलत धारणा है कि जेम्स वॉटसन और फ्रांस क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की थी। अतः विल्किंसन के एक्सरे विश्लेषण के आधार पर वॉटसन एवं क्रिक द्वारा 1953 में DNA का कुंडलीकार विन्यास संरचना प्राप्त किया गया था। वास्तव में DNA की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर ने की थी। तो इस बात का ध्यान रखिए, इसलिए ऑप्शन ई सही है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ये लोग खोजे थे। DNA डबल हेलिकल संरचना की खोज किसने की थी? तो वह निश्चित तौर पर वॉटसन और क्रिक की थी। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो वह DNA। DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था? तो वह कोर्नबर्ग थे, आर्थर कोर्नबर्ग। जैव उर्वरक, यह क्वेश्चन यह चैप्टर है। तो मैं आपसे यह डिस्कस करना चाह रहा था कि ये जो PYQ डिस्कस हो रहा है, इसे आपको सबसे बड़ा लाभ यह मिलेगा कि पिछले वर्षों में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप YouTube पे देख रहे होंगे, वह इतना लंबा वीडियोस बनाते हैं और आपके समय को नुकसान होता है। इस वजह से मैं इसलिए स्टार्ट किया ताकि मैं इन चीज़ों से भुक्तभोगी हूँ। मैं पिछले 2 साल, 1.5 साल से लगा हुआ हूँ और मैं अपने समय का वैल्यू समझता हूँ। तो मैं यह चाहता हूँ कि मात्र 20 से 25 मिनट के एक वीडियोस के थ्रू आपको एक पार्ट नहीं 2 पार्ट में अगर बायोलॉजी ख़त्म किया जा रहा है, तो जो 3-3 4-4 घंटे की वीडियोस ख़त्म केवल PYQ पे डाला जा रहा है, उससे ज़्यादा आपका समय बचेगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं इस इनिशिएटिव को देखते हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि अगर ये अच्छा कर रहा है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को एप्रिशिएट करिए, तभी जा कर के किसी का मन लगता है कार्य करने में। सो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। जैव उर्वरक। कार्बनिक कृषि एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें कार्बनिक खादों, पुनर्चक्रित फार्म अपशिष्टों तथा जैव कारकों का अधिकतम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्न में से जैविक उर्वरक का सही उदाहरण कौन सा है? तो वह है माइकोरिजल फंगी और ब्लू ग्रीन शैवाल। कीटनाशी के उपयोग से उन्नति होती है अर्थनीति की। आजकल जितना भी ये सब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सब जितना यूज हो रहा है एग्रीकल्चर फॉर्म में, कृषि में, ये सब हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। इसलिए
चीज़ों को शिफ्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट का भी प्रयास है कि मतलब एग्रीकल्चर थोड़ा ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिक्किम पूरी तरह फर्टिलाइज़र फ्री हो चुका है। हमारा ही एक राज्य है भारत का। नेक्स्ट चैप्टर है मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान। तो कंकाल व मांसपेशीय तंत्र पढ़ेंगे पहले। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं वह हैं कार्टिलेज। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वह है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं। मांसपेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं, वह है एक्टिन और मायोसिन। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिका पाई जाती है? वह है एक उपकला उत्तक कोशिका एक महीन और चिकनी झिल्ली है जो शरीर के भीतरी समस्त अंगों के बाह्य पृष्ठों को आच्छादित किए होती है। उपकला उत्तक शरीर के विभिन्न अंग जैसे जिह्वा, वक्रनली, लार ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, अग्न्याशय, फेफड़ा, नाक, आँख व कान में पाया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन ई इज करेक्ट। मानव शरीर के यकृत में मांसपेशियों से संबंधित ग्लाइकोजन का रूप होता है, वह है पॉलीसैकेराइड। वयस्क मानव की हाथों और पैरों की हड्डियों की संख्या मानव की सभी हड्डियों की संख्या की लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वह है 50%। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? वह है 31। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वह है 20। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती हैं तथा शेष 14 हड्डियां चेहरे की 6 मध्य करणों की तथा हायाइड नामक अस्थियां होती हैं। यह हमारे शरीर में एक मात्र ऐसी हड्डी है जो किसी अन्य हड्डी से नहीं जुड़ी होती। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग होती है, तो वह है 20 वर्ष की आयु में 206। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो वह है सामने वाले चपटे दांत। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, वह है कंडरा। टेंडन। कंधे पर पाया जाने वाला जोड़ नितंब में भी पाया जाता है। निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है? तो वह है त्वचा। स्टेपेडियस है एक मांसपेशी। मांसपेशी का ही प्रकार है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाचन तंत्र। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो वह है कार्बोहाइड्रेट का। इसी के अनरेगुलेशन के बाद डायबिटीज होता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है, वह ग्लाइकोजन के रूप में। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह लीवर होता है। अंग ज्वार रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वह आंत। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो वह है एमाइलेज।
निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? यह 70 में पूछा गया है। हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है पीछे का भाग। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो वह अग्नाशय। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? लैक्रिमल। आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो वह छोटी आंत। विटामिन एवं पोषण। नेक्स्ट चैप्टर इज विटामिन एंड पोषण। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतया कार्बोहाइड्रेट है? तो वह चावल है। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण से होता है? तो वह है B3। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है वह है विटामिन के। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग होता है? तो वह है विटामिन के। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वह है टोकोफेरॉल बेरीबेरी। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? वह है D2 को। सॉरी फॉर। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेल नहीं है? तो वह इसमें ऑप्शन ई सही है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एवं फॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि अल्फा अल्फा विटामिन के का एक प्रमुख स्रोत है। यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। अतः ऑप्शन ई इज करेक्ट। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह है B12। कोबालमीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? तो B12 का ही नाम है। इंसुलिन है एक प्रोटीन है। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? तो वह है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन ही होते हैं ज़्यादातर। जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने का उत्तरदायित्व एंजाइम का ही होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाए जाते हैं तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होते हैं वह है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। दूध किसका घटिया स्रोत है? वह विटामिन सी का। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता है? वह आयोडीन की। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? वह बी और सी। खमीर का उपयोग शराब बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट चैप्टर इज श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र कंप्लीट करने के बाद बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट खत्म होगा और सेकंड पार्ट में नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर रह रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाती है? तो वह है प्रकाश संश्लेषण। निःश्वसन के समय डायाफ्राम हो जाता है गुंबदाकार। स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है चपटा। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब डॉक्टरी मृत्यु वास्तविक मृत्यु नहीं होती है, अर्थात CPR अथवा अन्य उपायों से व्यक्ति पुनर्जीवित हो सकता है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा तब होती है जब
निम्न स्थितियां एक साथ मौजूद हों: नाड़ी बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हों तथा प्रकाश पड़ने पर कोई परिवर्तित न हो। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद में CO2 का निष्पादन होता है? 3। परिसंचरण तंत्र। नेक्स्ट चैप्टर इज परिसंचरण तंत्र। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका का प्रकार क्या है? लिम्फोसाइट। ल्यूकेमिया कई प्रकार के कैंसर का एक नाम है जो अस्थिमज्जा में उत्पन्न होता है और बहुत संख्या में असामान्य रक्त कणिकाओं का बनना शुरू होता है। यह है श्वेत रक्त कणिका से संबंधित। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाण कितना होता है? तो वह है 5 से 6 लीटर। हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हृदय संकुचन के दौरान रक्त के वापस प्रवाह को कौन रोकता है? हृदय के वाल्व। आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि RH कारक में भी संगत होना चाहिए। इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? वह है स्फिग्मोमैनोमीटर। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो वह निर्माण होता है अस्थिमज्जा, थाइमस ग्रंथि और प्लीहा में। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचालन में मदद करता है? वह है एरिथ्रोसाइट। किसी व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण होता है RBC के आकार से। सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त कौन है? वह है AB। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है, वह है O। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? लोहा। रक्त में त्रुटिपूर्ण हीमोग्लोबिन निम्न में किसमें दिखता है? तो वह है दात्रा कोशिका अरक्तता। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का तरल भाग होता है? वह है प्लाज्मा। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो वह है वसा अवशोषण। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन है? वह है लिम्फोसाइट। टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है तेज। नेक्स्ट इज उत्सर्जन तंत्र, और इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू। पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। सो थैंक यू।